नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा के इस वृहद और विहंगम आयोजन में, इस अविस्मरणीय आयोजन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस आयोजन का नाम है इमर्जिंग हरियाणा। सरस्वती के तट पर जहां वेदों की ऋचाओं का जन्म हुआ, जिस धरती पर धर्म की राह दिखाने के लिए गीता का उपदेश कहा गया, जहां 1857 की क्रांति का आगाज हुआ और मोहम्मद गौरी से लेकर महमूद गजनवी तक की हार को जिस धरती ने अपनी आंखों से देखा, वो धरती है हरियाणा। गांव गांव तक बिजली पहुंचाने वाला पहला राज्य बना है हरियाणा, और हड़प्पा से पहले के अवशेष जिस धरती पर मिले, वो धरती है हरियाणा की धरती। आज इस इमर्जिंग हरियाणा में हम बात करेंगे एक ऐसे राज्य की जो उन्नति, प्रगति और विकास के नित नवीन सोपान चढ़ रहा है। विकास की राह पर बढ़ रहे हरियाणा पर बात करने के लिए चुनाव से लेकर कानून व्यवस्था तक, शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य तक और कृषि से लेकर खेल नीति और परिवहन तक हर मुद्दे पर चर्चा होगी। हमारे बीच हमारे अतिथि मौजूद हैं। मैं आग्रह करूंगा मंच पर आने के लिए हरियाणा बीजेपी के उपाध्यक्ष और पूर्व में मंत्री रह चुके मनीष ग्रोवर जी से कि वे मंच पर आएं और अपना स्थान ग्रहण करें। साथ ही मैं आग्रह करूंगा बीजेपी सेवा प्रकोष्ठ के प्रदेश सह संयोजक अर्जुन शर्मा जी से कि वे भी मंच पर आएं और अपना स्थान ग्रहण करें। जी मीडिया कॉरपोरेशन लिमिटेड के क्लस्टर 3 के चीफ बिजनेस ऑफिसर श्री अभय ओझा जी से मैं निवेदन करूंगा कि वे मंच पर आएं और हमारे दोनों ही अतिथियों को पुष्पगुच्छ देकर उनका स्वागत करें और इस कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ करें। मंच पर आमंत्रित हैं अभय ओझा जी। मनीष ग्रोवर जी हमारे बीच हैं। वैसे तो सहकारिता जगत के वे पितृ पुरुष माने जाते हैं, लेकिन वर्तमान में वो सांगठनिक सोच को मजबूत बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। किस तरह से भारतीय जनता पार्टी में अनुशासन का आग्रह करना है, इसकी जिम्मेदारी इस वक्त वो निर्वहन कर रहे हैं। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए मनीष ग्रोवर जी का। और जिस तरह से आयोजन में सबसे पहले मनीष ग्रोवर जी पहुंचे हैं, ऐसा कहा जाता है कि मनीष जी जनता की सेवा के लिए भी अल सुबह उठकर सबसे पहले जाते हैं। साथ ही अर्जुन शर्मा जी भी हमारे साथ हैं। और भारतीय जनता पार्टी में चाल कैसी होगी, चरित्र कैसा होगा और चेहरा कैसा होगा राजनेताओं का, ये तय करने का काम ये दोनों ही जो दायित्ववान कार्यकर्ता हैं वो करते हैं। दोनों ही यहाँ पर मौजूद हैं। मैं अपने सहयोगी जयप्रकाश शर्मा और मनु तेवतिया को मंच पर आमंत्रित करता हूं कि वो आएं और इस पहले सेशन का शुभारंभ करें। मंच पर आमंत्रित हैं मनु तेवतिया और जयप्रकाश शर्मा। आपको बता दें कि ये दोनों ही एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जो तय करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी किस ढंग से काम करेगी, क्या प्लान होगा, भविष्य में कौन सी नीतियों पर भारतीय जनता पार्टी काम करने वाली है। हरियाणा में इस वक्त मनोहर लाल सरकार है और किस तरह से सरकार आने वाले समय में काम करेगी, इस पर चर्चा होगी। पंचायत चुनाव से लेकर आदमपुर उपचुनाव तक, कानून व्यवस्था से लेकर स्वास्थ्य तक, इन सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए मेरे दोनों सहयोगी, ओवर टू यू। शुक्रिया हार्दिक। इमर्जिंग हरियाणा, उभरता हरियाणा। सबसे पहले नमस्ते हरियाणा और राम राम हरियाणा। तो इमर्जिंग हरियाणा यानी उभरता हरियाणा की बात होगी कि हरियाणा का कितना विकास हुआ है और हरियाणा के विकास के लिए क्या कुछ प्लानिंग है सरकार के पास। और मिशन 2024 की बात भी होगी क्योंकि 2024 अब नजदीक है और पार्टियां तैयारियों में जुट गई हैं। उनकी क्या प्लानिंग है, क्या विकास के रोड मैप पर आगे बढ़ रही हैं और संगठन को कैसे मजबूत किया जा रहा है। इसलिए एक खास कार्यक्रम आज हम लेकर आए हैं रोहतक से। और रोहतक में हमारे साथ आपको बता दें कि पूर्व मंत्री हैं और बीजेपी के उपाध्यक्ष भी हैं मनीष ग्रोवर जी। मनीष जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही साथ हमारे साथ अर्जुन शर्मा जी भी हैं, प्रदेश सह संयोजक है सेवा प्रकोष्ठ के प्रदेश। आपका भी बहुत बहुत अर्जुन जी बहुत बहुत स्वागत है। और देखिए मनीष ग्रोवर जी की बात करें, हालांकि विधायक नहीं है, वो विधायक पहले थे, लेकिन विधायक के तौर पर तेजी के साथ काम करते हैं और जहां भी परेशानी आती है रोहतक के अंदर फौरन पहुंचते हैं, खासकर जहां पानी भर जाता है। मैं सही कह रहा हूं, जहां भी पानी भरा वहीं मनीष ग्रोवर पहुंच गए। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिएगा और फिर चर्चा की शुरुआत करते हैं। मनीष ग्रोवर जी, आप के बारे में मैंने जाना पढ़ा, पहले भी आया जब पिछला चुनाव 2019 मैंने कवर किया, तो आप एक्टिव बहुत रहते हैं। अब विधायक भी नहीं है लेकिन एक्टिव है क्योंकि सरकार है। अगर पानी जहां भी भर जाता है वहां फौरन पहुंच जाते हैं। ये मिशन 2024 की तैयारी है या निरंतर इसी तरह जनता की सेवा करते रहते हैं? जी, मीडिया हाउस कार्यक्रम का उभरता हरियाणा, इसी एडिटोरियम राधा कृष्ण
एडिटोरियम हमारे यहाँ के वाइस चांसलर प्रोफेसर राजबीर सिंह जी हैं, अपने बीच में रजिस्ट्रार श्री गुलशन तनेजा जी, मेरे पार्टी के नेता रमेश भाटिया जी, युवा मोर्चा के नवीन ढुल जी, सुरेश किराड़ जी, गुलाब सिंह जी, और इस रोहतक के और ख़ास तौर से एमडी यूनिवर्सिटी के अंदर आपने यहाँ जी न्यूज़ जो पूरे देश को आप और हरियाणा को दिखाएंगे, मैं सबसे पहले तो आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। थैंक यू सर। धन्यवाद। जो सवाल आपने किया, ये सेवा हमारे संगठन में है कि हम वोटों की राजनीति नहीं करते, वोट नहीं ढूंढते, हम ढूंढते हैं कि सेवा कैसे करनी है। क्यों ये आज स्थिति हमारे सामने पहली बार नहीं आई, इससे पहले भी बाढ़ आ चुकी हैं रोहतक के अंदर, हमारी सरकारों से पहले। कुदरत है, प्रकृति के आगे कोई कुछ नहीं कर सकता। इस रोहतक ने कई बार झेला है। 1995-96 का दौर भी यहाँ 1 महीना बारिश का पानी रुका रहा, और उससे पहले भी पानी रुका। उस समय के कांग्रेस के नेता केंद्र से राजीव गांधी जी भी मौके पर आए थे देखने के लिए, बंसीलाल की सरकार के समय। और अब भी बारिश आई है, बारिश आई है, और बारिश जहाँ आई वो हमारा काम है, जनता के बीच में जाना, जनता का विकास के लिए, उनके घर का पानी ना रुके, उस बीच में अपने को एक सेवा के मौके पर जाते हैं। अर्जुन जी, आपसे मेरा सवाल होगा, अभी हाल ही में जेपी नड्डा जी का भी दौरा हुआ हरियाणा में, क्या मंत्र और क्या टिप्स देकर गए हैं वो कि आगे कैसे बढ़ना है? आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने कम से कम उभरते हरियाणा पर एक प्रोग्राम करके हरियाणा की जनता को अवगत कराने का ये प्रयास किया, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद। आदरणीय जेपी नड्डा जी जो हरियाणा में आए थे, एक हमारे संगठन की एक प्रक्रिया है, संगठन का कार्यकर्ता नीचे से ऊपर तक कोई बड़ा कोई छोटा नहीं होता। हमारे यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेके नीचे एक बूथ का कार्यकर्ता होता है, वो भी सम बराबर है। तो उन्होंने जो है नड्डा जी ने बूथ पे कार्यकर्ता के यहाँ जाकर लंच किया अपना। तो कोई भेदभाव हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है कि छोटा कार्यकर्ता है या बड़ा कार्यकर्ता है। राजाओं वाला माहौल यहाँ है नहीं जैसे दूसरी पार्टियों में होता है। मंत्र ये है 2024 के लिए हमारे। अच्छा, हाल ही में कौन सी ऐसी पार्टी है जिसमें राजाओं वाला माहौल आप देख रहे हैं? वो आपको पता है, मुझसे ही आप क्यों खुलवाना चाहते हैं? जो लोगों ने सोने की चम्मच में पैदा हुए हैं तो उन लोगों के भारत लिए जोड़ने निकल पड़े हैं वो लोग। उन लोगों को पता ही नहीं है कि क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए। जो लीटर और किलो में जो भाव का वो नहीं पता उनको, तो सोने की चम्मच में पैदा हुए हैं। केजी में क्या होता है, आटा केजी में होता है कि लीटर में होता है, तो उनको यही नहीं पता कि आटा कैसे होता है, क्योंकि वो ज़मीन से जुड़े हुए नहीं हैं। तो वो चीज़ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के अंदर संस्कार हैं, और वो सिर्फ और सिर्फ पार्टी के सेवा के लिए काम करता है, सेवा ही संगठन के उसको लेके चलता है। तो ये प्रक्रिया है हमारी, एक भारतीय जनता पार्टी की, जो नड्डा जी यहाँ हरियाणा में आए और कार्यकर्ताओं को अपना मूल मंत्र दे के, निरंतर प्रक्रिया होती है एक भारतीय जनता पार्टी के अंदर कि काम करें और जनता की सेवा में लग जाएं, चाहे वो दायित्व है या नहीं है। हर कार्यकर्ता जनता की सेवा के लिए तत्पर है। ठीक है मनीष जी, एक बड़ा सवाल है, क्योंकि देखिए आप तो सरकार का भी हिस्सा रहे और आप संगठन के अंदर जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। कैसी तैयारी, क्योंकि अब मिशन 2024 के लिए लगभग बिगुल फूक गया है, क्योंकि देखिए 2024 में लोकसभा चुनाव भी हैं और फिर विधानसभा चुनाव भी हैं। क्या कुछ खास तैयारी है संगठन के तौर पर आप लोगों की? हमारी भारतीय जनता पार्टी जैसे ही चुनाव की प्रक्रिया पूरी हो जाती है, बेशक वो विधानसभा या लोकसभा, जीत जाएं या हार जाएं, फिर भी हमारा संगठन जनता के बीच में रहेगा, कार्यकर्ताओं के साथ रहेगा, संगठन को मजबूत करता। ये हमारी संगठन की एक काम करने का तरीका है। जीत गए कोई सिर पे नहीं लाते, हार गए तो कोई मन पे नहीं लाते। जनता के बीच में रहना है, 5 साल रहना है,
सरकार के बीच में मिलकर, एक संगठन के मिलकर, संगठन और सरकार मिलकर जनता की जो सरकार ने योजना बनाई है वो जनता तक संगठन के माध्यम से ले जाना, ये हमारा संगठन का एक 1951 से जनसंघ और 1900 भारतीय जनता पार्टी बनने के बाद ये एक हमारा काम है जो संगठन हमारा बराबर चलता रहता है। तो एक दिन नहीं रुकता। किन उपलब्धियों को लेकर आपने प्लानिंग जो केंद्र की योजना है, हाँ। लाभार्थी योजना है, प्रदेश की योजना है, वो कार्यकर्ताओं के माध्यम से जनता के बीच में ले जाना। अकेले चलेंगे या सहारे की जरूरत है बीजेपी को? यहाँ भारतीय जनता पार्टी एक संगठन है, नेशनल संगठन है, बड़ा संगठन है, जो केंद्र और प्रदेश की टीम तय करती है उसी हिसाब से चलते। आदमपुर उपचुनाव को दिलचस्प बना दिया है। केजरीवाल भी पहुंचते हैं हिसार और कहते हैं मैं हिसार का बेटा हूं, मुझे एक मौका तो दीजिए। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में कोई रोक नहीं सकते। जो आएगा जनता पहचान जाएगी, जनता देखेगी कि 1 नवंबर 1966 के बाद हरियाणा बना, किस सरकार ने कितने काम किए, कितनी योजनाएं बनाई, जो लोगों को लाभार्थी हुई, लोगों तक पहुंची, उसमें भ्रष्टाचार नहीं हुआ। इसलिए हरियाणा की जनता पहचानती है। हरियाणा की जनता तय करेगी आने वाले समय के अंदर किस तरह तीसरी बार 10 की 10 लोकसभा और भारतीय जनता पार्टी को तीसरी बार हरियाणा की सेवा में बिठाना है। अर्जुन शर्मा जी, यही सवाल है, क्योंकि ठीक है आप कह रहे हैं कि आप दोनों लोग संगठन से जुड़े हुए हैं और सर को तो सरकार का भी तजुर्बा है, लेकिन एक बड़ा सवाल यह है कि आपने देखा कि पिछली बार जब आप चुनाव जीते तो बम्पर जीत हुई, ऐतिहासिक जीत हुई, लेकिन फिर सहारे की जरूरत पड़ गई 2019 में। लेकिन क्या आप संगठन के लोग अब एकला चलो की नीति पर चलेंगे या आपको लग रहा है कि नहीं, हमको गठबंधन का साथ जरूरी है, क्योंकि क्या बीजेपी की जड़ें अब पहले के मुकाबले हरियाणा में कमजोर हुई हैं, इसलिए सहारे की जरूरत पड़ेगी? देखिए, ये लोकतंत्र में कम और ज़्यादा सीटें होती रहती हैं। सरकार का काम है, संगठन का काम है कि प्रदेश की सेवा करें। हमारी केंद्र सरकार में नरेंद्र मोदी जी आज पूरे विश्व में डंका बज रहा है उनका। आज भारत देश का डंका किसी भी देश में जाइए तो एक डंका बज रहा है। तो आज अगर प्रदेश की बात कर रहे हैं तो प्रदेश में मनोहर लाल सरकार ने बहुत अच्छे काम किए हैं। पिछली बार भी बहुत अच्छे काम किए थे, आज भी काम कर रहे हैं। तो हमारा सिर्फ काम करने का ये है कि हम पूरी मेहनत के साथ जनता की सेवा करें। जनता का फर्ज बनता है कि वो किसको चुनते हैं। बात रही अपने सहयोगी की, तो सहयोग की बात होती है कि वक्त पर जब चीज़ें निकलती रहती हैं, जैसे वक्त आएगा उस हिसाब से चलते रहेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा प्रदेश की जनता पूरा सहयोग देगी और तीसरी बार भी हमारी सरकार बनेगी। ये आप नोट कर लेना आज मेरी बात को। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता या सरकार की तरफ से सिर्फ और सिर्फ सेवा के लिए काम करते हैं। कोई हम लोग ये नहीं देखते हमारा वोट बैंक कहाँ है, चाहे कोई हमारा वहाँ विधायक हो या ना हो, पूरा निर्माण, पूरा विकास हम वहाँ पे भी करते हैं। आप कितनी विधानसभाएं जहाँ पे हमारे विधायक नहीं है, उसके बाद आप पूरा उदाहरण देख लीजिए। नैना चौटाला जी के यहाँ पे भी पिछले कार्यकाल में हम लोगों ने पूरा विकास किया था। तो हम लोगों के यहाँ ये नहीं है, भेदभाव नहीं है कि किसको काम करना है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास हम लेके चलते हैं। उसी नीति के साथ में हम पूरा विश्वास के साथ कहेंगे कि 2024 में केंद्र में भी और प्रदेश में भी, दोनों में सरकार हमारी आएगी और जनता का विश्वास पूरा बटोरने के लिए हम पूरे प्रयासरत रहते हैं। छोटे से छोटा और बड़ा से बड़ा कार्यकर्ता सिर्फ जनता की सेवा के लिए रहता है। ठीक है, आप तो आश्वस्त है पूरी तरह से, लेकिन अरविंद केजरीवाल एंट्री गेट बताकर गए आदमपुर को। आपसे सवाल होगा मेरा मनीष जी, आदमपुर को एंट्री गेट बता के गए हैं और एसवाल के मुद्दे पर गेंद को केंद्र के पाले में डालकर चले गए हैं। केंद्र ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा की जनता की भावना को देखते हुए कह के जो हरियाणा का पानी का हिस्सा है वो मिलना चाहिए। केजरीवाल जी भागो मत, हरियाणा मांग रही है पानी, देना पड़ेगा, क्योंकि लंबे समय से हमारा हरियाणा, दक्षिण हरियाणा, प्यास बुझाने के लिए हमें एसवाईएल का पानी चाहिए। केजरीवाल जी पंजाब में कुछ बोलते हैं, हरियाणा में कुछ बोलते हैं, इसलिए हरियाणा हक मांगता है पंजाब का, वो हक दें।
लेकिन अब पहल क्या की जा रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो दखल दे दिया, अब आप लोगों की तरफ से प्रेशराइज किया जा रहा है, दबाव बनाया जा रहा है, नहीं बनाया जा रहा पंजाब सरकार पर, क्योंकि ये मसला बहुत पुराना है। बिल्कुल, हरियाणा सरकार, हरियाणा विधानसभा के अंदर भी हमने बिल रखा, प्रस्ताव पास किया, 90 के 90 विधायकों ने SYL के मुद्दे पर सरकार के साथ खड़े रहे हैं, और हरियाणा की जनता भी पंजाब से जो पानी हमारा रुका हुआ है वो पानी मांगेंगे, हम उसको छोड़ेंगे नहीं। बिल्कुल। अर्जुन जी, मैं आपसे ये सवाल लेना चाहूंगी, अब विप्लव देव को हरियाणा की जिम्मेदारी दी गई है, सुधा यादव भी शामिल हो गई हैं केंद्रीय संसदीय बोर्ड में, तो इनके साथ आप कैसे कोऑर्डिनेशन बिठाते हैं, समन्वय कैसे होता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की मैंने पहले ही आपको बताया, एक प्रक्रिया है। प्रभारी विप्लव देव जी आप बन के आए हैं, इससे पहले विनोद तावड़े जी थे। तो ये एक हरियाणा से मतलब नहीं, किसी भी प्रदेश के लिए ये प्रक्रिया है भारतीय जनता पार्टी की। दूसरे प्रदेशों के लोगों को प्रदेश में प्रभारी लगाया जाता है, वो अपने हिसाब से संगठन को मजबूत करने के प्लान करते हैं, सरकार को मजबूत करने के प्लान करते हैं। ये सिंपल प्रक्रिया है हमारी, इसमें कोई स्पेशल नहीं है कि सिर्फ हरियाणा के लिए विप्लव देव जी को लाया गया। हर प्रदेश के प्रभारी बदले गए, ये एक निरंतर प्रक्रिया चलती रहती है। रही बात डॉक्टर सुधा यादव जी की, तो आज उनको सर्वोच्च पद केंद्र में मिला है भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय उसमें पार्लियामेंट्री बोर्ड में और चुनाव समिति बोर्ड में। तो एक बहुत बड़ा हमारे लिए, हरियाणा प्रदेश के वासियों के लिए गर्व की बात है, और मैं ये कहूँगा उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके मंच के द्वारा मैं देना चाहता हूँ डॉक्टर सुधा यादव जी को, कि वो अपने प्रदेश का नेतृत्व करेंगी, और जिस तरह से वो अपने संगठन के बारे में जितनी उनको नॉलेज है, वो उस नॉलेज के हिसाब से पूरे देश को आज वो अपने संगठन की चीज़ें सिखाएंगी, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार कितने प्रदेशों में बने उसके लिए भी प्रेरित करेगी। चलिए, अर्जुन जी लगातार कह रहे हैं, सर आप भी कह रहे हैं, मनीष जी, बड़ा सवाल यही है कि पहले आप जब चुनावों में गए, पिछले चुनाव की बात करें, तब आपका एक नारा था, ना पर्ची ना खर्ची। अब सरकार, विपक्ष की तरफ से सरकार पर लगातार हमले बोले जा रहे हैं कि देखिए शिक्षकों की कमी है। हुड्डा साहब लगातार ट्वीट करके आप पर वार करते हैं, एक स्कूल दिखा देते हैं कि देखिए यहाँ शिक्षकों की कमी है और लोग ताला लगा रहे हैं। और दूसरा कहीं ना कहीं वो कहते हैं कि देखिए नौकरी की आप पारदर्शिता की बात करते हैं, बिना पर्ची और बिना खर्ची की बात आप करते हैं हरियाणा में, लेकिन पेपर लीक हो जाते हैं, भर्तियों की बोलियां लग रही हैं। तो हुड्डा साहब इन बातों को लेकर चल रहे हैं, और पिछली बार आपने कहा 75 के पार नारा लगा दिया था। लेकिन अब ऐसी स्थिति में सर कैसे तालमेल बिठाएंगे और किन किन उपलब्धियों के साथ आप चुनावी मैदान में कूदेंगे? आपका बहुत अच्छा सवाल है। 90,000 नौकरियां 8 साल में हरियाणा बनने के बाद पहले मुख्यमंत्री जी दी। 90,000। सर उसमें भी ड्राइंग टीचर निकाल दिए, फिर वो आप पे आरोप लगाते हैं, फिर आपने PTI निकाले, फिर उनको एडजस्ट करने में लगे हुए हैं अभी तक। हरियाणा सरकार द्वारा जो हमारे 2 स्वतंत्र बॉडी है उसके द्वारा वो प्रक्रिया पूरी करते हैं। कहीं नकल का विषय आता है, कोई विपक्ष ने नहीं बताया कभी। अगर मीडिया भी बताता है तो मुख्यमंत्री उसकी जांच लेकर जांच करवाते हैं। अगर कोई गलती मिलती है, कोई कमी मिलती है, तो मुख्यमंत्री जी उस पर एक्शन लेते हैं। इससे पहले नहीं था कभी सरकारों में। उनके सरकारों में तो ऐसे बच्चे लगे हैं, ऐसे बच्चे लगे, नौकरी लग गई, उनकी शादी हो गई, शादी के बाद बच्चे हो गए, फिर सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया, हाई कोर्ट ने हटा दिया। उन नौजवानों के साथ क्या बीतती होगी? हमारी सरकार में एक भी केस ऐसा बता दो जो नौकरी लग गई हो, ज्वाइन कर लिया हो, उसके बाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने उड़ाया हो। ये पारदर्शिता का काम है, बिना पर्ची बिना खर्ची का। पहली सरकार आई है 1 नवंबर 1966 के बाद, परिवारवाद मुक्त, भाई भतीजावाद मुक्त, ना पर्ची ना खर्ची। उसी पे हरियाणा की सरकार। भाई बता दीजिए ना, बिना पर्ची बिना खर्ची मिल रही है ना नौकरी हरियाणा में? देखिए, चलिए ये एक बड़ी बात है। तो जोरदार तालियां। देखिए मैं तालियां बहुत बजवाता हूं दर्शकों से, और देखिए ताली बजाना एक बहुत अच्छा योग भी होता है, कि कहते हैं बाबा रामदेव ताली बजाते होंगे, आपने पार्क में लोगों को देखा, तो तालियां बजती रहनी चाहिए। जी मनीष जी। धन्यवाद। नहीं, मेरा आखिरी सवाल होगा, आप चर्चा में बहुत रहते हैं, चाहे विवादों से भी नाता रहता है आपके, लेकिन सुर्खियों में आप बने रहते हैं। देखो, जो आदमी समाज में रहता है, सार्वजनिक जीवन में रहता है,
उसको चर्चा में रहना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन अगर अरविंद चर्चा शर्मा में जी नहीं रहेंगे तो कहेंगे हार के घर बैठ गए, हाँ, जीत खुशी में ऊपर अहंकार आ गया। इसलिए जीत में भी जनता में रहना चाहिए, हार के भी जनता के बीच में रहना चाहिए। चलिए मनु के सवाल में एक सवाल और मैं जोड़ देता हूं। अरविंद शर्मा जी से अब ठीक ठाक हो गई है अभी? मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। हाँ। कमल और फूल मेरी माँ है। कोई भी कमल का फूल आएगा उसके लिए मैं काम करूंगा। 50 साल की मेरी राजनीतिक है, 1971 से लेके आज 2022 तक, और जो भी कमल का फूल आएगा उसके लिए मैं दिन रात काम करूंगा। ये मेरे खून में है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया मनीष ग्रोवर जी, आपका भी, और अर्जुन शर्मा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने तमाम बातें कही और तमाम दावे किए कि 2024 में आपकी सरकार आएगी, केंद्र में भी और राज्य में भी। चलिए जनता ये देखेगी और जनता आपके विकास की उपलब्धियों को देखेगी कि आखिरकार दोबारा मौका देती है या नहीं देती है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया अर्जुन शर्मा जी आपका यहाँ पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। मनीष ग्रोवर जी, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप मंच पर बने रहें। साथ ही जी मीडिया के क्लस्टर 3 के चीफ बिजनेस ऑफिसर अभय ओझा जी से मैं एक बार फिर निवेदन करूंगा कि वे मंच पर आएं और मनीष ग्रोवर जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। मंच पर आमंत्रित हैं अभय ओझा जी। तो मनीष जी ने कहा कि कमल का फूल जो भी खिलाएगा मैं उसके साथ हूं, मेरी रगों में कमल का फूल है। भारतीय जनता पार्टी की तो पहचान ही उसका चुनाव चिन्ह कमल का फूल है, और मनीष जी ने यह साबित किया कि वो तो बने ही भारतीय जनता पार्टी के लिए हैं। जोरदार तालियों से स्वागत। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष जी आपका, और अभय सर आपका भी। और अब बात हो चुकी राजनीति की, अब बात होगी शिक्षा की, क्योंकि शिक्षा एक ऐसी चीज है जो विकास का पैमाना होता है। शिक्षा जो वैचारिक क्रांति की सतत पुकार है, शिक्षा जो दरिद्रता को मिटाने का हथियार है, शिक्षा जो चरित्र को गढ़ने का करार है, और शिक्षा जो राष्ट्रीय चरित्र का आधार है। और ऐसी शिक्षा पर बात करने के लिए हमारे बीच शिक्षाविद मौजूद हैं, और शिक्षा केवल बच्चों की नहीं बल्कि किसानों की भी, क्योंकि एक तरफ राष्ट्र का भविष्य वो बच्चे हैं और दूसरी तरफ देश का वर्तमान यानी कि किसान हमारे साथ है। तो किसानों की शिक्षा के लिए, बच्चों की शिक्षा के लिए, युवाओं की शिक्षा के लिए बात करने के लिए मैं अगले पैनल को मंच पर बुलाना चाहूंगा। आग्रह करूंगा परिमल कुमार जी से, जो डायरेक्टर हैं ICS कोचिंग सेंटर के। परिमल कुमार जी मंच पर आमंत्रित हैं। पैनल के अगले मेंबर हैं शिक्षाविद डॉक्टर जोगिंदर जी। डॉक्टर जोगिंदर जी से भी मैं निवेदन करूंगा कि वे भी मंच पर आएं। साथ ही धानुका एग्रीटेक लिमिटेड की ओर से MK धानुका जी से भी मैं निवेदन करूंगा कि वे भी मंच पर आएं और अपना स्थान ग्रहण करें। डॉक्टर जोगिंदर जी, आपसे भी निवेदन है कि आप भी मंच पर आएं। साथ ही MK धानुका जी से भी मैं निवेदन करूंगा कि प्लीज आप आएं और मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। तो शिक्षा बहुत जरूरी है, ऐसा मैथिली शरण गुप्त जी ने भी कहा है कि सबसे प्रथम कर्तव्य है शिक्षा को बढ़ाना देश में, और शिक्षा बिना ही आज हम सब पढ़ रहे हैं कलेश में, और शिक्षा बिना कोई कभी बनता नहीं सत्पात्र है, और शिक्षा बिना कल्याण की आशा दुराशा मात्र है। तो शिक्षा कल्याण के लिए जरूरी है, शिक्षा विकास के लिए जरूरी है, शिक्षा वर्तमान के लिए तो जरूरी है ही, साथ ही भविष्य के लिए भी जरूरी है, और जरूरी है हमारे आज के दर्शकों के लिए, क्योंकि मैं आज जिस सभागार में मौजूद हूं वहां पर सबसे ज्यादा दर्शकों के रूप में मौजूद हैं युवा और स्कूल के वो विद्यार्थी जो शिक्षा ग्रहण करके ही अलग अलग सेक्टर्स में अच्छे पैकेजेस पाना चाहते हैं, अपना नाम कमाना चाहते हैं, और शिक्षा हासिल करके ही वो अपने अपने क्षेत्र में अपना एक मुकाम हासिल करना चाहते हैं। मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर जोगिंदर जी से, डॉक्टर जोगिंदर जी मंच पर आएं। साथ ही मेरी सहयोगी मनु तेवतिया को भी मैं मंच पर आमंत्रित करूंगा कि अगले पैनल की शुरुआत करें। डॉक्टर कुमार हम शिक्षाविद हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वे मंच पर आएं। डॉक्टर कुमार से निवेदन कि मंच पर आएं प्लीज। तालियों की आवाज रुकनी नहीं चाहिए, क्योंकि आपके लिए यह आज का मुद्दा बहुत जरूरी है। यह सेशन आपके लिए है।
राजनीति होती रहती है, लेकिन शिक्षा आपके काम की चीज है। शिक्षा को कैसे सुधारना है, शिक्षा के स्तर में कैसे बदलाव लाना है, इस बातचीत के लिए डॉक्टर कुमार मंच पर आमंत्रित हैं। डॉक्टर कुमार मंच पर आए और शिक्षा के क्षेत्र में तो नॉलेज रखते ही हैं, साथ ही योगा इंस्ट्रक्टर भी हैं और नेचुरोपैथी का नॉलेज रखते हैं। प्राकृतिक तरीके से किस तरह से लाइफस्टाइल को सुधारा जा सकता है, इस पर डॉक्टर कुमार काम करते हैं। ओवर टू यू मनु। बहुत शुक्रिया हार्दिक, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया और मेरे सहयोगी हार्दिक भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ हैं इस पैनल में परिमल कुमार, ICS कोचिंग सेंटर, डॉक्टर जोगेंद्र शिक्षाविद जी, डॉक्टर कुमार है हमारे साथ जो नेचुरोपैथी में से जुड़े हुए हैं, और इसके अलावा MK धनुका भी हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। परिमल जी, मैं आपसे शुरुआत करती हूं। जैसे ही आपका नाम लिया हार्दिक ने, मैंने यहां पर देखा तालियों से गूंज उठे, खासतौर पे बच्चों ने इतनी तालियां बजाई और एक मुस्कुराहट उनके चेहरे पर मैंने देखी। इसकी क्या वजह है? मैम हेलो जी हेलो। बच्चों के लिए जब टीचर काम करता है तो बच्चों का प्यार मिलता है, और ये प्यार का रूप है तालियां, इसलिए ये जो है तालियां बज रही हैं। मैं यही आपसे समझना चाह रही हूँ कि ऐसा आपने इन बच्चों के लिए अलग क्या किया है कि इतने ये खुश हैं, और बार बार जैसे मैं आपका नाम ले रही हूँ, बार बार ये देखिए तालियां बजा रहे हैं। जैसे पढ़ाना हम शुरू करते हैं तो पढ़ाने में जो है ना दिक्कत रहती है, बच्चों को जो है समझ में नहीं आता है, बच्चों की प्रॉब्लम्स को टीचर्स नहीं समझ पाते हैं, इसके कारण ये काम होता है। हम लोग जो है पहले अपने आप को बच्चा बनाते क्लास में कि कोई बच्चा जिसको ये बातें नहीं आती है तो उसको कैसा महसूस हो रहा होगा। मैं बच्चों से क्लास में अक्सर बात करता हूँ कि तुम्हें दो बातें देखनी है। एक प्रॉब्लम बच्चों की होती है कि क्लास में ही समझ में ना आए, और दूसरी प्रॉब्लम होती है वो बाद में भूल जाए। तो मैं इन दोनों बातों के ऊपर काम करता हूं और इन बच्चों के लिए 24 घंटे तैयार रहता हूं। इन बच्चों की आवाज़ उठाता हूं, सरकार तक पहुंचाता हूं, मीडिया तक पहुंचाता हूं, इसलिए ये प्यार मिलता रहता है। परिमल जी, मेरा अगला सवाल आपसे ये होगा कि शिक्षक को माना जाता है कि वो एक मूर्ति गढ़ता है, लेकिन अगर हथौड़ी की चोट बेढब हो जाए और छैनी अगर बूढ़ी हो जाए तो मूर्ति देवता की बजाय राक्षस की बन जाती है। तो जरूरी है कि चरित्र का निर्माण आप शिक्षा के माध्यम से करते हैं या नहीं करते हैं? तो आपके कोचिंग सेंटर पर शिक्षा को आप किस तरह से अलग ढंग से देने की कोशिश करते हैं ताकि आने वाले समय में आप एक बेहतर भविष्य के निर्माताओं का निर्माण कर सकें? देखिए, यहाँ सभागार में मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि मूर्ति बनाने के लिए जो है छैनी और हथौड़ी टेढ़ी चल रही है या सीधी चल रही है, ये यहाँ पर नज़ारा दिख रहा है। मैं सभी लोगों से ये कहता हूँ कि जो है ना, जैसे एक मूर्ति बनती है छैनी हथौड़ी, और उसमें जो है बच्चों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। बच्चों को जो है जब जो है बड़े प्यार से हम लोग जो है उनको पढ़ाते हैं, समझाते हैं, और नो डाउट धमकाते हैं और पीटते भी हैं। मैं तो कई बार इस मामले में जो हो रहता हूँ, कंट्रोवर्शियल में रहता हूँ कि भाई बच्चे को पीट दिया। एक बच्चा आजकल जो है एक बच्चा होता है, और एक बच्चा सिर्फ बच्चा नहीं होता, पूरा खानदान है। एक बच्चा कामयाब है तो पूरा खानदान कामयाब है, और बच्चा कामयाब नहीं है तो पूरा खानदान ही गया। तो एक बड़ी जिम्मेदारी है। पहले क्या था कि जैसे हमारे दादाओं के टाइम पर था, एक दर्जनों भर बच्चे होते थे, 2-4 लग गए, 2-4 नहीं लग गए, 2-4 सही हैं, 2-4 नहीं काम कर रहे हैं। फिर हमारी पीढ़ी थी, उसमें भी 5-7 लोग जो है, 5-7 बच्चे, जैसे हम भी 4 भाई बहन हैं, तो इतने होते थे, एक आधा ठीक कर बाकी नहीं करें तो भी चल गया काम। लेकिन अब सिंगल चाइल्ड पॉलिसी है, या 2, अब एक लड़का एक लड़की है। अगर वे कहीं रास्ता गलत भटकते हैं तो पूरी पीढ़ी खत्म हो जाती, कुछ बचता नहीं है। तो टीचर के सिर पर ये जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा है, और टीचर को ये ध्यान रखना चाहिए कि वो छैनी हथौड़ी टेढ़ी ना बने, वो सही रहे, और उन बच्चों की जो डिमांड्स हैं उन डिमांड्स को भी टीचर हर जगह पर मंच पर लेकर के जाए और उनको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करे। आज जो है दुर्भाग्य से मुझे कहना पड़ रहा है कि प्रदेश के अंदर, जैसे अभी जो है भाई साहब भी बात कर रहे थे, डिस्कशन हो रहा था, अभी जो है स्कूल्स के मामले के ऊपर तो बहुत बड़ी दिक्कत है। और मैं जो है प्रदेश सरकार से आपके चैनल के माध्यम से जो है ये डिमांड करना चाहता हूँ, जैसे 2011 के बाद जेबीटी की भर्ती आई नहीं, टीचर्स की भर्ती नहीं आई, इनफैक्ट जो है जेबीटी की नहीं। इस कारण से टीचर्स कम हो गए, टीचर कम हो गए तो स्कूलों में बच्चे कम हो गए। अब कभी कह रहे हैं कि बच्चे कम है, कभी कह रहे हैं टीचर कम है, मामला क्या समझ में नहीं आ रहा। पर शिक्षा टीचर्स की जिम्मेदारी होना चाहिए। जब गवर्नमेंट की जिम्मेदारी हो शिक्षा,
वहां पर मामला सही बनता है। जब वहां फेलियर होता है तो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस आते हैं और फिर शिक्षा का व्यवसायीकरण होता है। दुर्भाग्य से मैं शिक्षा के व्यवसायीकरण में ही हूं। वहां पर भी एक डिमांड करता हूं सरकार से कि कम से कम जहां पर सरकार शिक्षा उस प्रकार से देने में उतनी कारगर साबित नहीं हो रही है, तो कम से कम टैक्स फ्री एजुकेशन तो जरूर मिलनी चाहिए, ताकि गरीब बच्चे भी जो है पढ़ पाए। ठीक है परिमल जी, हमारे साथ डॉक्टर कृष्ण कुमार भी हैं। आप प्राकृतिक तरीकों से लोगों की लाइफस्टाइल को सुधारने का काम करते हैं। आप कहते हैं कि वजन भी कम कर सकते हैं, आप चाहें तो पेट की बीमारियों को ठीक कर सकते हैं, और सिर्फ योगा और प्राकृतिक तरीकों से। एक डाइट वास्तु के बारे में मैंने सुना था, ये क्या चीज है, इस बारे में थोड़ा बताइए। पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन ठीक तरीके से दे दूं। शायद आप लोगों के पास मेरा प्रोफाइल था, बट आई थिंक यू हैव नॉट रेड दैट। मैं डॉक्टर कृष्ण कुमार, डॉक्टर कुमार के नाम से लोग ज़्यादा जानते हैं मुझे। मैं 22 साल से आयुर्वेद, नेचुरोपैथी और योग थेरेपी में कार्यरत हूँ। मेरा ऑर्गेनाइजेशन है डॉक्टर कुमार लाइफस्टाइल सेंटर, जो फरीदाबाद, दिल्ली, गुड़गांव में काम करता है। और मेरा ज़्यादातर मेरी स्पेशलाइजेशन प्रिवेंटिव हेल्थ में है। एक जो अभी इन्होंने कहा डाइट वास्तु, मैंने कुछ चीज़ों को समझा है प्रैक्टिकल लाइफ में, और प्रैक्टिकल लाइफ में चीज़ों को समझते हुए हेल्थ को मैंने ये इस दृष्टि से देखा है कि प्रिवेंटिव हेल्थ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्यूरेटिव हेल्थ से। काफ़ी इंटरनेशनल स्टडीज़ हुई हैं जिसमें ये माना गया है कि अगर हम बीमार होने से बचने के लिए खर्च करें तो हमारा खर्च 1/8, अर्थात अगर बीमार होने के बाद जो खर्च करते हैं आप, उसका सिर्फ 12% खर्च होता है स्वस्थ रहने के लिए। हमारे सरकार की पॉलिसीज़ हों या मीडिया में चर्चा हो, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की चर्चा बहुत होती है, लेकिन मैक्सिमम हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर या सरकार की पॉलिसियाँ जो लोग बीमार हैं उनके लिए होती हैं। यानी कि बीमार होने के बाद लोगों को कैसे ठीक करें, हॉस्पिटल बनाएं, ये करें, वो करें। लेकिन जो लोग अभी बीमार नहीं हैं उनको बीमार होने से कैसे बचाया जाए, इसकी कोई चर्चा नहीं करता। लगभग 140 करोड़ लोग हैं हमारे देश में। इतने सारे लोगों के लिए कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर हम क्यों ना बना लें, वो हमेशा ही नाकाफ़ी रहेगा, कोई भी सरकार हो कैसे भी बना लें। सो उसी को लेकर के हमारे देश में शुरू से ही जो हमारी भारतीय पद्धतियां हैं वो हमेशा इस चीज़ पे जोर देती हैं कि लोगों को स्वस्थ कैसे रखा जाए। बीमार लोगों को स्वस्थ कैसे किया जाए ये हमेशा सेकेंडरी रहा है। लेकिन मॉडर्न एलोपैथी में या मॉडर्न साइंस में ये क्रम बदल जाता है। वहाँ पहले बीमार लोगों को स्वस्थ कैसे किया जाए इस पे सारा ध्यान रहता है, और कहीं ना कहीं सरकार की पॉलिसीज़ भी इसके इर्द गिर्द ही घूमती हैं। सो स्वस्थ लोग स्वस्थ कैसे रहें उसके लिए कुछ चीज़ें हमने अपने तरीके से ईजाद की, जिसमें से एक डाइट वास्तु है। डाइट वास्तु को हमने वास्तु के साथ क्यों जोड़ा, क्योंकि आजकल लोग वास्तु, ज्योतिष, इन चीज़ों से थोड़ा सा ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, लगता है इनमें कोई जादू है। वास्तु को हम सब समझते हैं कि वास्तु का अर्थ क्या है, या वास्तु जब हम घर की वास्तु करवाते हैं कि किचन का होना चाहिए, बाथरूम का होना चाहिए, खिड़की का होना चाहिए, दरवाज़ा का होना चाहिए, ये सब कुछ बताया जाता है। वो भी एक साइंस है अपनी तरह से। लेकिन डाइट वास्तु को जब मैंने देखा, अपने पेशेंट्स को बताता हूँ मैं, या बताता रहता हूँ कि आप ये खाइए, ऐसा कीजिए, वैसा कीजिए, उनको सुनने में बहुत अच्छा लगता है। फिर वो कुछ 5, 7, 10 दिन बाद जब दोबारा लौट के आते हैं तो मैं कहता हूँ कि ये सब किया सर, हो तो नहीं पाता, थोड़ा सा हुआ है, 50% हुआ है। मैं ऐसे ही किसी एक पेशेंट के मैं एक बार घर गया, उसने इनवाइट किया था डिनर के लिए। सो मेरा ध्यान उसकी डाइनिंग टेबल पे पड़ा, तो वहाँ पर मैं देखता हूँ बहुत सी कई तरह की नमकीन रखी हुई हैं। मैंने उससे इजाज़त मांगी कि मैं एक बार आपकी किचन देख सकता हूँ। मैं उसकी किचन में गया, फ्रिज खोला तो कोल्ड ड्रिंक की 1-2 बोतल थी डिफरेंट फ्लेवर्स में, और पैक्ड जूस थे, चॉकलेट्स भरी पड़ी हैं। जब किचन में गया तो ब्रेड्स के पैकेट्स हैं, बिस्किट्स के पैकेट्स हैं, चिप्स हैं, और कई तरह के खाने की चीज़ें। मैंने कहा ये सब चीज़ तो आपको खाने के लिए मना था सर, ये हमने गेस्ट के लिए रखी हुई है। तो मैंने सवाल किया, गेस्ट आपके कोई दुश्मन आते हैं क्या जिसको आप ये सब खिला के बीमार करना चाहते हो? तो वहाँ से फिर मैंने ईजाद किया डाइट वास्तु कि जब तक आपने घर की इन परिस्थितियों को नहीं बदलेंगे, क्योंकि एक ह्यूमन टेंडेंसी है, हमें जब भूख लगती है हम वही खाते हैं जो अवेलेबल होता है। उस वक्त कोई ज्ञान, किसी डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन याद नहीं आता। तो मैंने इनको कहा कि पहले अपने इस डाइट वास्तु को चेंज कीजिए। फ्रिज जो आपका डाइनिंग टेबल है, नमकीन हटाइए, फ्रूट्स रखिए, ताकि आते जाते अगर कभी खाना पड़े तो आपके हाथ फ्रूट्स ही लगे। किचन में नींबू रखिए, किचन में फ्रेश जूसेस रखिए, किचन में कुछ दूसरे आप चने रखिए भुने हुए, आप मखाने रखिए,
इनको हटा दीजिए, चिप्स को और इन सब चीज़ों को। फ्रिज में भी आप जो है कुछ अच्छी वेजिटेबल्स रखिए, जिसको सैलड के फॉर्म में खास के स्प्राउट्स रखिए। अब अगर आपका जहाँ भी हाथ जाएगा, या तो भूख लगती है तो या तो हम फ्रिज से उठाते हैं, या डाइनिंग टेबल से उठाते हैं, या किचन शेल्फ से उठाते हैं। अगर हर जगह हेल्दी चीज़ होगी तो डेफिनेटली आपको किसी प्रेस्क्रिप्शन की जरूरत पड़ेगी ही नहीं, और आपके हाथ वही चीज़ें लगेंगी जो हेल्दी होंगी। तो इसको हमने नाम दिया डाइट वास्तु का, कि अपने घर की डाइट वास्तु चेंज कीजिए अगर आपको हेल्दी करना। आप सिखाते हैं कि अपनी सेहत का कैसे ध्यान रखना है मैनेज करते हुए। एम.के. धनुका जी, मैं आपके पास आती हूँ। आप किस तरह से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, क्योंकि आप सोशली भी बहुत एक्टिव रहते हैं। मैं पढ़ रही थी आपके बारे में कि काफ़ी सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन से भी आप जुड़े हुए हैं। देखिए, आज गवर्नमेंट ने CSR एक्टिविटी कंपलसरी कर दी है, तो कंपनी के लिए ये ज़रूरी है कि 2% अपने इनकम का CSR के ऊपर में खर्च करें। लेकिन हम लोग राजस्थान से बिलोंग करते हैं, और ये हमारे पूर्वजों के अंदर में संस्कार रहे हैं कि जो भी कमाते हैं उसका एक हिस्सा जो है वो CSR एक्टिविटीज़ में खर्च किया जाए। तो जितना आप देखेंगे कि पुराने समय में धर्मशाला, स्कूल, कुएं, बावड़ी, तालाब ये सब बनते थे, मंदिर, ये सब जो है धर्म के कार्यों के द्वारा ही बनते थे। तो आज हमने आदर्श विद्या मंदिर के नाम से 3 विद्यालय राजस्थान में, 2 रतनगढ़ में और 1 सालासर के अंदर में बना के विद्या भारती जयपुर को, जो कि RSS का विंग है, उनको डोनेट किए हैं, जिसमें करीब 2000 बच्चे शिक्षा पा रहे हैं। और बहुत ही सराहनीय पहल है धानुका जी। और जो विद्या भारती के लोग हैं वो उनके अंदर में संस्कार, सुशिक्षा और सुस्वास्थ्य, ये 3 उनके मोटिव हैं। तो जो बच्चों में बचपन से संस्कार आ जाते हैं, कहते हैं जैसे माटी को कुम्हार जो है जिस हिसाब से गढ़ता है वो उस पात्र बन जाता है, उसी तरह से जो शिक्षक हैं वो विद्यार्थियों को जैसी शिक्षा बचपन में देते हैं वो संस्कार बड़े होके भी उनके अंदर में आते हैं। तो एक भारत का अच्छा नागरिक बनने के गुण जो हैं वो उनको सिखाए जाते हैं, और वो देख के अच्छा लगता है। तो हमने अभी सालासर में 3रा स्कूल बनाया है। इसके अतिरिक्त हम लोग हर वर्ष 100 एकल विद्यालय जो कि RSS के विंग हैं उनको डोनेट करते हैं, और अक्षय पात्र वृंदावन के माध्यम से मिड डे स्कूल मील्स जो हैं बच्चों के अंदर में वितरित करते हैं। ये हमारे सामाजिक कार्य हैं। और धानुका जी, सिर्फ बच्चों के लिए नहीं बल्कि किसानों के लिए भी आप बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं। सिर्फ हरियाणा राज्य की बात ना करूं, राष्ट्रीय स्तर पर आपका नाम काफ़ी चर्चित रहता है। एग्रीटेक यानी कि एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी को कैसे इन्वेंट किया है, किस तरह से आप काम कर रहे हैं, थोड़ा इस बारे में बताइए ताकि किसानों को भी शिक्षित किया जा सके। हमारे देश में ओरिजिनल रिसर्च नहीं होती है, क्योंकि 2000 करोड़ रुपए खर्च हो जाते हैं तब कहीं नया एक प्रोडक्ट इन्वेंट होता है, तो जो कि इंडियन कंपनीज का प्रॉफिट नहीं है कि इतना पैसा खर्च कर सकें। ये जो इन्वेंशन है ये जापान, अमेरिका और यूरोप में होती है, और हमारा कंपनी का ये उद्देश्य है कि जो नए प्रोडक्ट बाहर इन्वेंट होते हैं जो कि इको फ्रेंडली हैं, लेस टॉक्सिक हैं, सेफ़र फॉर एनवायरनमेंट है, और जिनमें रेजिड्यूज़ की मात्रा काफ़ी कम होती है, उन प्रोडक्ट्स को जापानीज़ कंपनीज़ के सहयोग से इंडिया में लेके आएँ। उसका भी एक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, 5 से 6 साल का समय लगता है एक नए प्रोडक्ट को इंडिया में इंट्रोड्यूस करने के अंदर में। और जब वो नए मॉलिक्यूल हम किसानों के माध्यम तक ले जाते हैं तो उसके द्वारा किसानों की फसल बढ़ती है और कीड़े और बीमारियों से उनका बचाव होता है। अभी निसान केमिकल जापान के सहयोग से हमने एक प्रोडक्ट सेम्प्रा इंट्रोड्यूस किया था जो कि गन्ने के अंदर में मोथे को कंट्रोल करता है। वर्ल्ड में कोई दूसरी दवाई नहीं है जो कि मोथे को कंट्रोल कर सके, और मोथे को कंट्रोल करने के कारण से किसान की 15% फसल बढ़ गई और उसके अंदर में शुगर कंटेंट जो है उसकी मात्रा बढ़ गई। तो इसके अतिरिक्त हमने 1500 BSc MSc ग्रेजुएट अपॉइंट किए हैं जिनका कार्य है किसानों तक जाके उनको नई टेक्नोलॉजी पहुंचाना। सोइंग टू हार्वेस्ट, बीज को बोने से पहले उसको ट्रीटमेंट करके बीज को बोया जाए। जैसे हर बच्चे को पोलियो का टीका, ऐसे हर बीज को सुरक्षा का टीका। तो अगर पहले से ही उसको सुरक्षा दी जाएगी बीज को तो बीमारियां और कीड़े कम लगेंगे।
तो जो डॉक्टर साहब ने भी बताया कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो उस तरह का हम किसानों तक नई तकनीक पहुंचाने का कार्य करते हैं। बिल्कुल धनुका जी तो किसानों तक नई तकनीक पहुंचा रहे हैं, लेकिन नई तकनीक के जरिए परिमल जी बच्चों को शिक्षित कर रहे हैं। परिमल जी एक निजी सवाल मेरा ये होगा, क्योंकि आपने कहा था कि अक्सर आप विवादों में रह जाते हैं कि बच्चों को पीटने के लिए। आपके बचपन में क्या आपकी कभी पिटाई हुई थी? आपको शिक्षा के लिए खास तौर पर क्या मार पड़ी थी? कभी पिटाई कह रहे हो आप? मैं जो है लगभग हर रोज पिटता था, और कभी कोई दिन ऐसा बचता था जिस दिन हम नहीं पिटते थे। हम बहुत शैतान थे। कभी पिक्चर देखने भाग गए, कभी जो है बिना बताए जो है बुआ के घर, मामा के घर भाग गए, कुछ ना कुछ ऐसा चलता रहता था। तो क्रेडिट भी देंगे आप उस पिटाई को कहीं ना कहीं, उसकी वजह से आज आप यहाँ पर? क्रेडिट देता हूँ उन टीचर्स को जिन्होंने पीट करके एक सही रास्ते पर मुझे लगाया, और अपने पेरेंट्स को जिन्होंने जो है मार्गदर्शन दिया, और जो है गलती होने पर पीटा भी। उस टाइम पर पीटना जो है, मैं थोड़े जितने आदमी यहाँ पर बैठे मेरी एज के और मेरी एज से बड़े लगभग सभी पिटे होंगे। अब कोई बताए चाहे ना बताए, जो है सीधी सी बात यह है। और ये लगता है कि जैसे बच्चा जब जो गलत रास्ते पर जाता है, वो समझाने से नहीं रुक रहा है, तो उसका क्या करें। अब बच्चों को जो फ़ोन के एडिक्शन इस प्रकार से है, वो इतने ज़्यादा उसमें लगे रहते हैं, तो उनको रोकने के लिए क्या करें। अभी डॉक्टर साहब बता रहे थे चॉकलेट और जो है पैक्ड जूस और जो है बर्गर और ये सब चीज़ें, तो जैसे हमने उसका नाम जो है गंदगी रख रखा। मेरा बेटा जो है कल परसों आया, बोला पापा कल मैं स्कूल में कौन सी गंदगी लेके जा सकता हूँ। अब जैसे जो है हेल्दी फूड और जो है जैसे एक गंदगी का नाम, तो इस प्रकार से हम जैसे उनको रोकते हैं, तो एक आधी बार जो है गुस्सा भी उनके ऊपर करना पड़ता है। पत्नी ना है तब बड़ा दिक्कत का काम है। इनकी पूरा काम हो गया है, और इनकी जो है बेचारों के रिक्रूटमेंट के ऊपर हम जो है कुछ बच्चे तो अब मेरे से मिल रहे थे, बोला सर हम क्या करें, अब ना पढ़ने का मन करता है ना किसी को, जो बोला हम लोग जो है बेरोजगार हवलदार हैं। तो जो इस प्रकार की चीजें हैं, तो सरकार का ध्यान में इस बात के ऊपर ले जाना चाहता हूं। रिक्रूटमेंट प्रोसेस टाइम पर होना चाहिए, और ये खर्ची पर्ची जो है, ये जो बिल्कुल जो है सेफ हुआ था मामला। लेकिन इस दौर में तो जो है अभी क्या नाम था, वो विधायक जी थे, उनके बेटे के अमित गोलन जी जो है मेरे ख्याल से नाम था, अखबार में आया था कि 49 लाख रुपए उनके मर गए। तो जो इस प्रकार की घटनाएं उस बात के ऊपर जो प्रश्न चिन्ह उठाती है। तो इन बच्चों की जो इस प्रकार की बातें हम लोग जो है यहाँ तक उठाते हैं और बातों को सरकार तक पहुँचाते हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ मुख्यमंत्री जी को पिछले वाली सरकार के रोल में आना चाहिए, और कटाकट इन बच्चों को 90,000 और भर्ती देनी चाहिए। परिमल जी एक सवाल और ये भी कि पहले के समय पर बच्चों की पिटाई होती थी, आज पिटाई नहीं होती है। शायद यही कारण है कि अवगुण भी बहुत सारे देखने को मिल रहे हैं। पेपर लीक के मामले अक्सर सामने आते हैं, बच्चों को पेपर पहले से मिल जाता है, और पेपर लीक की वजह से जो शिक्षा का स्तर है वो काफी कम होता जा रहा है। पेपर लीक को लेकर आपका क्या मानना है? सर पेपर लीक और जैसे बोर्ड के पेपरों में जो है नकल होती है, जैसे 10th क्लास में, 8th क्लास बोर्ड में जो है, 12th क्लास बोर्ड में जो नकल होती है, ये काफी ज्यादा नुकसान करता है। स्कूलों के लेवल पर जो ये नकल को पूर्णतया जो है सरकार को बंद करना चाहिए, और मैं नहीं समझता कि सरकार की अगर ये मंशा होगी तो ये बंद नहीं होगा। अब जो कई जो प्रोग्राम्स में इस प्रकार से बैठते हैं, शिक्षा मंत्री जी से भी हम रिक्वेस्ट कर चुके हैं, होम मिनिस्टर जी से भी रिक्वेस्ट कर चुके हैं, सीएम साहब से भी कर चुके हैं कि हर साल नकल नहीं होनी चाहिए। जब बच्चा स्कूली लेवल से अच्छे लेवल पर पढ़ेगा, सही काम करेगा, फिर उसको नौकरियों में जो है पेपर लीक की जरूरत नहीं पड़ेगी। और एक भर्ती का कैलेंडर जारी होना चाहिए, जैसे 10th क्लास का है, हर साल फरवरी या मार्च में एग्जाम होना है, तो वैसे ही हर साल कि इस टाइम पर फॉर्म निकलेंगे, जैसे यूपीएससी में निकलते हैं, वैसे हरियाणा सरकार में सीएम साहब ने पिछले टर्म में हमारी बात मानी थी, फिर ये कोविड आ गया और वे चीजें बीच में रुक गई। मैं तो आज भी अगर जो है सीएम साहब के सामने जो है यहाँ पर आते हैं और जो है बात होती है, तो मैं उनको ये कहूंगा कि जो बातें थी, जो वादे थे पुराने, वे पूरे करें सीएम साहब। कोविड का आपने जिक्र किया, और कोविड से जुड़ा हुआ है धनुका जी, आपसे मेरा सवाल है, कोविड के बाद कितनी चीजें बदली हैं, चुनौतियां बढ़ गई?